चलिए, विद्याशक्ति पीठ कोचिंग मोकमा के मैं व्यवस्थापक सुमन सर आप सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने बोला था कि आपको प्रत्येक रोज़ चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव कराने का काम करूंगा। आज दूसरा क्लास है, वास्तविक संख्या का आज दूसरा क्लास है। एक क्लास हो चुका है जो पहले आपने देख चुके हैं। आज दूसरा, इससे पहले वाला जो वास्तविक संख्या का हुआ था उसमें क्या हुआ था कि परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या एवं संख्याएं से रिलेटेड शांत अशांत से रिलेटेड हो गया था। आज जो होगा वो लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक से रिलेटेड क्वेश्चन होने वाला है आज। तो देखिए, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, 6x के पावर 4y तथा 12xy का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। महत्तम समापवर्तक क्या होगा, तो महत्तम देखिए, सबसे पहले आप क्या कीजिए, इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़िए। तो 6x के पावर 4y को जब अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे तो इसको लिख सकते हैं क्या, 2 गुना 3 गुना x गुना x गुना x गुना x, 4 ठो x लिख दिए। उसके बाद लिखना है y। उसके बाद देखिए दूसरा क्या लिखा हुआ है, 12xy है। तो 12xy को लिखेंगे क्या, 2 गुना 3 गुना x गुना y। अब इन दोनों ही संख्याओं में देखिए क्या क्या कॉमन है, तो कहेंगे 2 दोनों में कॉमन है, 3 कॉमन है, उसके बाद x कॉमन है, उसके बाद y कॉमन है। तो इसका जो महत्तम हो जाएगा, महत्तम क्या हो जाएगा, महत्तम हो जाएगा 2 गुना 3 गुना x गुना y। तो इसका महत्तम हो जाएगा 3 गुना 6xy। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी आंसर हो जाएगा। देखिए, ये तो महत्तम निकाले। अगर आपको बोलते हैं लघुत्तम निकालने के लिए तो आप क्या करते हैं, तो लघुत्तम निकालने के लिए आपको जो दोनों में है वो तो रहेगा ही रहेगा, बाकी जो एक्स्ट्रा गुणनखंड बढ़ जाता है उसको गुना कर देंगे। जैसे कि इसमें देखिए, जो कॉमन है उसको तो रखेंगे ही, बाकी जो बच गया है इसमें, इसी में देख लीजिए, इसमें कॉमन वाला को एक बार लिखते, 3 लिखेंगे, x लिखेंगे और y। जो कॉमन है उसको एक ही बार लिखना, बाकी के जो बची संख्या है उसको लिख देना। तो बाकी की बचा हुआ संख्या क्या क्या है, x है, 3 ठो x है, तो इसमें 3 ठो x से क्या करेंगे, गुना कर देंगे पुनः। तो ये क्या हो जाएगा, 3 दूना 6। और देखिए बाकी इसमें एक और बच गया है, इसमें 3 दूना 6 दूना 12 ना होता है जी, तो इसमें 2 से और गुना होता, तो ये, लेकिन इसमें 2 नहीं है, जिसके वजह से इसमें HCF जो निकाले थे तो कॉमन नहीं है, तो ये यहाँ से इसको लिख सकते हैं, यहाँ से 2 गुना 3 लिख सकते हैं। ठीक, अब इसमें देखिए क्या क्या बच गया, इसमें 2 एक ठो और बच गया, तो 3 दूना 6 दूना 12, x के पावर क्या हो जाएगा, 12x के पावर 4y हो जाएगा। तो इसका अगर लघुत्तम पूछता तो क्या होता, 12x के पावर 4y हो जाता। लेकिन आपको लघुत्तम नहीं पूछा है, आपसे पूछा क्या है, महत्तम पूछा है। तो महत्तम कितना निकला आपका, 6xy है। अब इसी में देखिए हम एक संख्या पे निकालने के लिए सिखा देते हैं, जो कि आप लोग अगर 2 को संख्या दे देता तो आप लोग परेशान हो जाते हैं कि बेसिक नियम से बनाते हैं, जो कि ऐसे ही महत्तम बनाने के लिए उतना खास करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे भागा लंबा लंबा देते हैं वो सब करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अभी आपको बोल दिया जाए कि 25 और आप बताइए 15, दोनों का HCF क्या होगा। अब देखिए, इस संख्या के HCF निकालने के लिए एक ऐसा संख्या ढूंढिए जिससे ये दोनों संख्या कट जाए। तो हम कहेंगे अगर 3 रखते हैं, अभाज्य संख्या रखना है, तो अभाज्य संख्या या कोई भी संख्या, ऐसा संख्या ढूंढो जिससे ये दोनों संख्या कट जाए। तो क्या कहेंगे, 5 एक ऐसा संख्या है। देखिए इसमें 2 ठो 5 है, इसमें एक 3 है, एक 5 है, इसका गुणनखंड करेंगे तब। तो अगर इसमें देखो, इसमें क्या है, ऐसा कौन सा संख्या है, तो दोनों से कट रहा, दोनों कट रहा है ऐसा संख्या से। तो 5 एक ऐसा संख्या है जिससे 25 भी कट रहा है और 15 है। अगर इसका HCF बोलते तो कितना होता, तो इसका HCF होता 5। तो आप लोग समझ गए होंगे। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दूसरा नंबर क्या है, देखिए √10 गुना √15 के बराबर होगा। अब इसमें कह रहा है कि बराबर में क्या होगा, अगर ऐसा है तो इसको लिखेंगे क्या, √10 गुना √15 को लिख सकते हैं √10 गुना 15। अब इस दोनों में देखिए क्या लिख सकते हैं, इसको 2 गुना 5 लिख सकते हैं और इसको 3 गुना 5 लिख सकते हैं।
हम बोले रूट के अंदर अगर जो 2 ठो रहता है उस वो 1 ठो बाहर आ जाता है। जैसे 2 ठो 5 है तो 2 ठो 5 में से एक 5 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ क्या बच जाएगा 3 दूना 6। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5√6। ऑप्शन कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब कभी भी देखो, अब इस टाइप का कभी भी सवाल रहा तो आप इसी तरह से बनाएंगे। अगर मान लिया जाए कि हम अपने मन से एक उठाते हैं, अपने मन से उठाइए, कोई एक क्वेश्चन ले लीजिए कि अगर हम कहते 20 है गुना √30 है, कहेगा इसका बताइए इस तरह से तोड़ के, तो आप क्या करते हैं इसको लिखिए ऐसे 20 गुना 30 और क्या हो जाएगा इसमें से 10 10 दोनों में आ रहा था, एक 10 बाहर हो जाएगा, बच जाएगा इसमें 10 या 30, 10 दूना 20, तो 3 दूना 6 हो जाएगा, तो 10√6 होता। लेकिन आपको ऐसा नहीं पूछा, आपको पूछा गया है कि √10 गुना √15 बराबर क्या होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5√6 हो जाएगा। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन पर ये क्या कह रहा है? तीसरा नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने पर मान क्या होगा? 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने पर मान क्या होगा? अब देखिए यहाँ इसके बारे में 64 का बोल रहा है वर्गमूल निकालने के लिए, तो 64 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? आप 64 एक अपने आप में पूर्ण वर्ग संख्या, तो इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 64 का वर्गमूल 8 हो जाएगा, 64 का वर्गमूल हो जाएगा आपका 8। और आपको अगर कहेंगे 64 का घनमूल क्या होगा? 64 का घनमूल कहेंगे तो 64 का घनमूल होता है क्या? 4 गुना 4 गुना 4, 4 चौके 16 चौके 64, तो इसका 64 का जो घनमूल हो जाएगा वो हो जाएगा 4 आपका हो जाएगा। अब कह रहा है कि वर्गमूल में घनमूल से भागा दिया जा रहा है, तो वर्गमूल क्या है? 8 है, घनमूल क्या है? 4 है, तो 4 से 8 में 8 में 4 से जब भागा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? कट के 2 हो जाएगा। अगर 8 में 4 से भागा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन कहाँ है ढूंढिए, तो ऑप्शन नंबर बी में आपका क्या है? 2 है। ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है? आपको इसका वर्गमूल निकालना है। 64 के कह रहा है वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने पर, तो 64 का जब वर्गमूल निकालिएगा तो 8 गुना 8, 64 एक पूर्ण घन संख्या भी है और पूर्ण वर्ग संख्या भी है, तो पूर्ण वर्ग संख्या में पूर्ण यानी वर्गमूल में घनमूल से भागा करना है, तो वर्गमूल हुआ 8 और घनमूल हुआ 4, तो 8 में 4 से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा? भागफल 2, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, आंसर है 2। अब चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं a और 18 का एलसीएम 36 है। a और 18 का लघुत्तम जब निकालते हैं ना बउआ तो ये 36 निकलता है। तब कह रहा एवं तथा HCF 2 है तो a का मान ज्ञात कीजिए। a का मान क्या होगा? आपका लघुत्तम दिया है, लघुत्तम मान दिया है 36 और महत्तम मान दिया है 2 और एगो संख्या है 18, दूसरा संख्या है a। तो अब कह रहा इसका बताइए कि a का मान क्या होगा। तो एक सूत्र पढ़ाए हम आप लोग को, बताए हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लघुत्तम समापवर्तक गुना महत्तम समापवर्तक, यानी दो संख्याओं का a गुना b बराबर होता a एलसीएम ऑफ ए बी, एलसीएम ऑफ ए बी गुना होता है HCF इंटू में ए बी। यानी कहने का मतलब है ये दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होगा वही उस दोनों संख्याओं के लघुत्तम और उसी दोनों संख्याओं के महत्तम के गुणनफल के बराबर होगा। तो आप यहाँ से आप मान निकाल सकते हैं a गुना b। तो a की जगह पे क्या लिखा हुआ? a का ही मान निकालना है। b की जगह पे क्या लिखा हुआ? 18। तो b की जगह पे लिखेंगे 18। आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा इसीलिए मैं ऊपर में लिख रहा हूँ। आपको हम बोले कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लघुत्तम समापवर्तक गुना महत्तम समापवर्तक। तो दो संख्या यानी मान लेते कि पहला संख्या x है और दूसरा संख्या या पहला संख्या a है दूसरा संख्या b है, तो a गुना b हो जाएगा बराबर में इसी दोनों संख्याओं का लघुत्तम, तो LCM ऑफ ए बी गुना में HCF इंटू में ए बी। कहने का मतलब ये दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर उसी दोनों संख्याओं के लघुत्तम और उसी दोनों संख्याओं के महत्तम के गुणनफल के बराबर होता है। तो अब यहाँ से a का मान a है, b का मान कितना है इसमें देखिए लिखा हुआ है,
बी का मान दिया हुआ 18, तो यहाँ लिखेंगे 18 बराबर में इसका लघुत्तम कितना दिया हुआ है 36 दिया हुआ है, और महत्तम कितना दिया हुआ है, तो महत्तम दिया है 2। तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि ये 18 दूना 36 कट जाएगा, तो ए का मान जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर किस में है, देखिए ढूंढिए, तो ऑप्शन नंबर सी में आपका आंसर है 4। हम क्या बोले, दो संख्याओं की, याद रखिएगा, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लघुत्तम समापवर्तक गुना महत्तम समापवर्तक होता है। यानी कि अगर दो ठो संख्या, एक ए है दूसरा बी है, तो ए गुना बी बराबर एलसीएम ऑफ ए बी इंटू में एचसीएफ ऑफ ए बी, यानी ए बी का लघुत्तम और ए बी का महत्तम दोनों को गुना करके दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो दोनों संख्या दिया हुआ था, एक ए दिया हुआ दूसरा 18 दिया हुआ, और पहले दोनों संख्या का लघुत्तम दिया था 36 और महत्तम दिया था 2। तो हमने यहाँ से 18 दूना 36 को काट दिया, तो 2 यहाँ 2 दूना 4, ए का मान कितना निकल गया, इसमें ए का मान पूछ रहा था, तो ए का मान हो गया 4 आपका। ठीक, अगला नंबर क्वेश्चन है कि 5, 15 और 20 के एलसीएम एवं एचसीएफ का अनुपात निकालिए। आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। पहले आप एलसीएम निकालिए, तो एक ऐसा संख्या ढूंढिए, एक छोटी से छोटी संख्या ऐसा ढूंढिए जिसमें मतलब जिसमें सभी इन सभी संख्या से क्या हो जाए, भाग लग जाए। तो ये तीनों संख्याएं से भाग लग जाए। दूसरा देखियो, ये सब ऑब्जेक्टिव टाइप है, तो आपको थोड़ा सा दिमाग अगर ज़्यादा लगाएंगे तो स्वाभाविक बात है कि आंसर आपको जल्दी मिल जाएगा। जैसे 5, 15 और 20 से कटने वाला एक छोटी से छोटी ऐसा संख्या ज्ञात कीजिए ये जिससे इस तीनों संख्या से भाग लग जाए। तो हम कहेंगे, अगर हम कहते हैं 60, अगर अपने मन से 60 में चेक कीजिए, तो 60 में चेक करेंगे तो 5 से भी कट रहा है, 15 से 15 चौके 60 भी कट रहा है, और 20 से भी कट रहा है, 20 तिया 60। अगर नहीं होता है तो आप इसका गुणनखंड निकाल करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम कहेंगे कि एक ऐसा छोटा से छोटा संख्या ढूंढिए जिससे 5, 15 और 20 सभी से भाग लग जाए। तो 60 एक ऐसा संख्या है जिससे 5, 15 और 20 से, देखिए ना, इससे छोटा कोई भी संख्या नहीं होगा जिससे आप तीनों से भाग लग जाता होगा। तो 60 क्या होगा, इसका लघुत्तम हो जाएगा। अब हम बोले लघुत्तम और महत्तम का बोला आपको क्या निकालने के लिए, अनुपात निकालने के लिए। अब यहाँ से हम महत्तम निकालेंगे, तो महत्तम एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या ढूंढिए जिससे इस तीनों संख्या कट जाए, जिससे क्या हो जाए, पहले आपने लघुत्तम जब निकाला तो इस ऐसा छोटा संख्या ढूंढना है कि इस तीनों से कट जाए। दूसरी बात, अगर महत्तम निकाल रहे हैं तो एक ऐसा बड़ा से बड़ा संख्या ढूंढिए जिससे ये तीनों संख्या कट जाए। तो एक ऐसा देखिए 5 से ये तीनों संख्या कट रहा है, बाकी ऐसा बड़ा से बड़ा संख्या से नहीं काट सकते हैं, कोई भी नहीं हो सकता। देखिए 2 से भी 3 से तो 3 कट रहा, 15 कट रहा, लेकिन 20 नहीं कट रहा, 5 नहीं कट रहा। 5 एक लौता ऐसा संख्या है जिससे क्या हो जा रहा है, 5 भी, 15 भी और 20 भी कट जा रहा है। तो इसका महत्तम कितना हो जाएगा, 5। अब इसका बोला अनुपात ज्ञात कीजिए, तो अनुपात क्या हो जाएगा, 12 पंचे 60 कट के हो जाएगा 12:1। आपका ऑप्शन हो जाएगा कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। बिल्कुल समझ रहे हैं आप बात को, तो यहाँ से ये हो जाएगा 12:1। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। आप बताइए, ये तो संख्या देखने में तो बड़ी आसान लगता है, लेकिन आपको जब तक परिभाषा याद नहीं रहता और संख्याओं का पहचान अगर आपको नहीं आता है तो फिर ये वाला सवाल क्या करके गलती करके आ जाएंगे। तो इसीलिए पहले आप परिभाषा भी याद करते हुए चलिए, साथ साथ कोई परेशानी ना हो। तो कह रहा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या का परिभाषा क्या होता है, अभाज्य संख्या का परिभाषा होता है वैसा संख्या जो एक या स्वयं के अलावा अन्य किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होता है, तो वैसी संख्या क्या कहलाता है, अभाज्य संख्या। फिर से सुनिए एक बार, वैसी छोटी से छोटी संख्या जो एक या स्वयं के अलावा अन्य किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होता है, तो वैसी संख्या अभाज्य संख्या कहलाता है। तो देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या इसमें अब क्या हो जाएगा, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। कंफ्यूजन होने वाला बात नहीं है यहाँ। सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या है, 2। 2 को ट्राई कीजिए, 1 और 2
स्वयं से लग रहा है, एक से भी लग रहा है और दो यानी खुद से भी लग रहा है। तो ये दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। दुनिया में एकलौता एक अभाज्य संख्या, दो एकलौता ऐसा अभाज्य संख्या है जो सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। दो के अलावा अन्य कोई भी संख्या जो सम संख्या भी हो सकता और अभाज्य संख्या भी हो सकता, ऐसा पैदा नहीं हुआ है। केवल और केवल वो क्षमता है दो के पास जो सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या है। दो के अलावा अन्य कोई भी संख्या सम संख्या अभाज्य संख्या नहीं हो सकता है। तो दो के छोड़ के तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? दो। और सबसे छोटी भाज्य संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? तो सबसे छोटी संख्या तो आपने चुन लिया अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना? दो, आपने तो चुन लिया है तो दो है। अब भाज्य संख्या, छोटा से छोटा भाज्य संख्या ढूंढिए। तो भाज्य संख्या क्या कहता है? जिसमें दो या दो से अधिक गुणनखंड होता है, जिसमें दो या दो से अधिक गुणनखंड होता है जिसका, वो भाज्य संख्या कहलाता है। तो आप कहेंगे कि दो भाज्य संख्या, दो से अधिक गुणनखंड होना चाहिए। तो दो को जब तोड़िएगा तो एक और दो, दुए को गुणनखंड आ रहा, हम बोले दो से अधिक गुणनखंड होना चाहिए। तीन को ट्राई कीजिए, एक गुना तीन होता है, दुए गुणनखंड है। अगर चार को ट्राई करते हैं तो एक से भी लग रहा है, दो से भी लग रहा है और उसका चार भी हो रहा है। तो इसका मतलब चार सबसे छोटी भाज्य संख्या है, चार सबसे छोटी भाज्य संख्या है। तो अब उसका कह रहा गुणनफल भाज्य संख्या का, तो ये लिख दिए चार, तो ये हो जाएगा चार दूना आठ। आपका क्या हो जाएगा? इसका आंसर कितना हो जाएगा? आठ। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। समझ में आ रहा है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? दो है। और सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? चार है। दोनों का गुणनफल मांग रहा है तो दोनों को गुना कर दिया आपस में, चार दूना आठ हो गया। ठीक, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। कह रहा है यदि 65 तथा 117 का HCF 65 m माइनस में 117 के रूप का है तो m का मान ज्ञात कीजिए। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। लगभग सभी क्वेश्चन तो पूछा हुआ ही है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है वही हम आपको यहाँ करवा रहे हैं। तो यहाँ देखिए क्या लिखा है, यदि 65 तथा 117 का HCF दिया हुआ, ये क्या है? HCF है। तो हम बोले HCF के बराबर HCF करेंगे तब ना, अब बराबर करेंगे तब ना इसका m का मान निकलेगा। तो सबसे पहले आपका इसका रियल में HCF निकालिए, क्या होगा? तो अगर आप 65 का HCF निकालने जाते हैं, 65 और 117 का आप निकालेंगे, 117 का अगर आप HCF निकालिए, ऐसा संख्या, ऐसा बड़ा से बड़ा संख्या ढूंढिए जिसमें इस दोनों में भाग लग जाए। तो हम कहेंगे कि 5 से ये इसमें इसका गुणनखंड होता है 13 गुना 5 और 13 नवा 17 से, तो तीन, ये 65, 3 से 65 नहीं कट रहा है और 13 से 13 नवा 9 से 3 से तो कट रहा है, 3 से 117 तो कटेगा, 9 से भी कटेगा, लेकिन 65 3 और 9 से नहीं कटेगा। तो इसीलिए एक ऐसा गुणनखंड सेम क्या है? तो 13 पचे 65, इसमें क्या लिखा हुआ? 13 गुना 5, 13 पचे 65 या 13 नामा 17 से 117 होता है। तो दोनों में क्या है? उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ है 13। आपका क्या है? कॉमन क्या है? 13 है। तो आपका इसका HCF क्या हो जाएगा? 13। तो कहने का मतलब है आप यहाँ से ये भी HCF है और ये भी दिया है आपको, चर में दिया हुआ है HCF, तो दोनों आपस में बराबर कर दीजिए। तो दोनों को जब आपस में बराबर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? आपका HCF हो जाएगा 13। तो इसके बराबर में लिखेंगे 65 m माइनस में 117 बराबर में कितना लिखेंगे? तो 117 बराबर में आप निकाले थे HCF 13, ये भी HCF है और ये भी HCF है, उसी दोनों संख्याओं का HCF ये भी है और उसी दोनों संख्याओं का HCF 13 भी है। तो इसीलिए अब दोनों आपस में बराबर हो गया, तो यहाँ से आपको एक समीकरण मिल गया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से m का मान निकल जाएगा। जैसे 65 m उधर 13, देखिए 117 इधर माइनस है तो बराबर के उस साइड ले जाएंगे कान पकड़ के, तो ये हो जाएगा प्लस में 117। अब यहाँ से 65 m बराबर में 117 और 13 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 130। जब m बराबर निकालेंगे तो 65 से 130 दो बार में कट जाता है। m का मान आपका क्या हो जाएगा? m का मान हो जाएगा आपका 2। कोई कन्फ्यूजन? आशा करते हैं कि कोई कन्फ्यूजन यहाँ तक नहीं हुआ होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके बताइए और उसका सॉल्यूशन हम दूसरे क्लास में, यानी दूसरे आपको जब स्टार्ट होगा
तो उसमें हम आपको सॉल्यूशन करके फिर से समझा देंगे। कोई दिक्कत हो तो हमको बोलिएगा, कमेंट में लिखिए, उसके बाद अगले क्लास में हम आपको फिर से समझा देंगे। ठीक है, आज तक यहीं तक रहने दीजिए। कल से जो होगा, जो बचा हुआ ऑब्जेक्टिव है उसमें से फिर निकालेंगे और आपको सॉल्यूशन करके फिर से करेंगे। वास्तविक संख्या में हमको लगता है 1-2 दिन और लग सकता है, 2 क्लास और होगा, तो इसके बाद वास्तविक संख्या खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद चलेगा बहुपद। लेकिन अब जो है जुड़ते जाइए और आप वीडियो कंटिन्यू लगातार देखते रहिए। अगर इतना कंट्रोल करके चल जाते हैं तो शायद आपका ऑब्जेक्टिव छूट के बोर्ड से नहीं आएगा, भले डायरेक्ट नहीं आएगा, हो सकता, हम ये नहीं कहते हम भगवान हैं, डायरेक्ट हम ही सेट करके आए हैं तो ये सब आ जाएगा, लेकिन हाँ इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। अंक बदल सकता है लेकिन रहेगा सेम कॉन्सेप्ट। ठीक है, बाय।